अमन का फोन बजने के बाद उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखकर रिया माथुर सीधी होकर बैठ गई थी। उसे लगा कि अमन को जरूर कोई गुड न्यूज मिली है, तभी वो इतना मुस्कुरा रहा है। किसका फोन है अमन? रिया ने अमन की ओर देखते हुए सवाल किया। राघव जी का। अमन ने रिया के सवाल का जवाब दिया और उसके बाद फोन उठा लिया था। हाँ राघव जी, क्या न्यूज है हमारे लिए? हुकुम सा मान गए क्या? अमन ने फोन उठाते ही राघव से सवाल पूछते हुए कहा। अमन की जब राघव से लास्ट टाइम बात हुई थी तो उस वक्त राघव ने अमन से कहा था कि वो अब तभी फोन करेंगे जब उनके पास उसके लिए कोई अच्छी न्यूज होगी। इसलिए जब राघव का कॉल आया तो अमन को ये लगा कि शायद हुकुम सा बिना सिद्धार्थ के ही उसे फंडिंग देने के लिए मान गए हैं। नहीं अमन जी, हुकुम सा बिना सिद्धार्थ को साथ लाए फंडिंग करने को तैयार ही नहीं है, राघव ने जवाब दिया। राघव के ना सुनने के बाद अमन का खिला हुआ चेहरा अचानक से मुरझा गया था। उसे अभी तक यही लग रहा था कि शायद हुकुम सा मान गए हैं, लेकिन राघव ने ना बोलकर उसके अरमानों पर धक्का मार दिया था। अच्छा, फिर बताइए कैसे याद किया आपने? अमन मुरझाई हुई आवाज में बोला। एक दूसरा ऑफर है आपके लिए, राघव ने जवाब दिया। राघव के मुंह से दूसरे ऑफर की बात सुनकर अमन का मुरझाया चेहरा फिर से खिल गया था। उसने फोन को म्यूट पर डाला और रिया की ओर देखते हुए कहा, राघव जी किसी ऑफर की बात कर रहे हैं? अमन के इतना कहने के बाद रिया ने हाँ में सिर हिला दिया था। रिया को इस समय अपनी कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हर हाल में पैसे चाहिए थे, इसलिए वो किसी भी ऑफर को सुनने के लिए रेडी थी। जी बताइए दूसरा ऑफर, अमन ने म्यूट हटाते हुए कहा। हमारे पास मुंबई में एक बेस्ड क्लाइंट है जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैंने आपका प्रोडक्ट भी दिखाया था और रिसर्च लैब का सर्टिफिकेट भी। आपके प्रोडक्ट भी उसे बहुत पसंद आए हैं। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए उससे आगे बात करूं। राघव ने अमन को नए इन्वेस्टर के बारे में जानकारी देते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, उनकी टर्म शीट भेज दीजिए। अमन ने तुरंत हामी भर दी थी। नहीं, टर्म शीट तो नहीं देंगे अभी वो लोग पहले मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया में कई जगह से लोग इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए हैं। इनफैक्ट एक पार्टी तो आपके अरुणाचल प्रदेश से ही है, राघव ने जवाब देते हुए कहा। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनकर अमन थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ वो अकेली ऐसी कंपनी थी जो पूरे ईटानगर में ऑर्गेनिक फसलों की खेती कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। फिर ये दूसरी पार्टी कहां से आ गई? ये सोचकर अमन के शरीर के सारे फ्यूज ढीले हो गए थे। क्या नाम है उस कंपनी का? अमन ने सवाल किया। नाम तो नहीं पता अमन जी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका प्रपोजल भी सॉलिड है और उनको फंड मिल भी सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप आज ही आ जाइए, जिससे मैं कल सेकेंड टाइम में आपकी मीटिंग करा दूं, राघव ने अमन को जवाब देते हुए कहा। ठीक है राघव जी, हम आपको अभी 5 मिनट में कॉल करते हैं। एक बार मैं ये बात रिया मैम से डिस्कस कर लूं, अमन ने जवाब दिया और फोन कट गया था। क्या हुआ अमन? रिया ने अमन से सवाल किया। अमन को उनकी टर्म शीट से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी कंपनी पैदा हो गई जो ऑर्गेनिक फसलों को पैदा करने के नाम पर फंड लेने जा रही है। उनके अलावा इस लाइन में सिर्फ करणवीर ने ही पैर रखने की जरूरत की थी, लेकिन वो विदित के हाथों मारा जा चुका था, तो उसका वहां होना असंभव ही था। अमन ने जब रिया को भी ये बात बताई तो वो भी चौंक गई थी। कहीं सिद्धार्थ तो नहीं? रिया ने अमन से कहा। रिया के मुंह से अचानक से सिद्धार्थ का नाम सुनकर अमन हैरत में पड़ गया था। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ नहीं हो सकता मैम, वो तो अपना घर गांव खेत छोड़कर लापता है। ये कोई और है। हाँ, हो सकता है इसके पास सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी हो, अमन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम फ्लाइट का टिकट निकालो और राघव जी को फोन करो कि हम आ रहे हैं, रिया ने अमन से कहा और खुद उठकर तैयार होने चली गई थी। इधर रिया माथुर और अमन दिल्ली के लिए निकलने को तैयार हो रहे थे और उधर दूसरी तरफ उन्हें दिल्ली बुलाने वाले राघव के कदम तेजी के साथ एक आलीशान होटल के एक कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। राघव होटल के कमरा नंबर 405 के बाहर पहुंच गया था और उसने दरवाजे पर नॉक किया, और जैसे ही उसने दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा खुल गया था और राघव अंदर चला गया था। अंदर जाकर उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था और कुछ देर के बाद उसकी निगाह
सोफे के ऊपर बैठी एक लड़की के ऊपर टिक गई थी। उस लड़की की पीठ राघव की तरफ थी। राघव ने अपने कदम तेजी से उसके तरफ बढ़ा लिए थे और वो जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया था। वो दोनों आ रहे हैं, अब आगे क्या करना है? राघव ने अपने सामने बैठी हुई लड़की से सवाल किया। रिया माथुर को बर्बाद कहते हुए वो लड़की सोफे से उठकर खड़ी हो गई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुकृति थी। लेकिन इस टाइम सुकृति की बोली, भाषा, कपड़े पहनने का ढंग, चलने का स्टाइल, सब कुछ बदला हुआ था। वो सिद्धार्थ की सुकृति से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में इस समय रिया माथुर के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आप उसके सामने कैसे आओगी? वो तो आपको पहचानती है। अगर आप उनके सामने आई तो आपकी पोल खुल जाएगी और उसके बाद हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राघव ने सुकृति से कहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रजत भी वहां आ गया था। हमने उसका इंतजाम कर लिया है राघव जी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसे कहीं से शक ना हो, बाकी हम संभाल लेंगे, रजत ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है रजत जी, ऐसा ही होगा, कहकर राघव वहां से जाने लगा था तो सुकृति ने उसे आवाज देकर रोक लिया और बोली, इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया राघव जी, बिना आपके तो मैं कुछ भी ना कर पाती। सुकृति ने राघव के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, करण सर के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, उन्होंने ही मुझे इस प्रोजेक्ट से जोड़ा था। मैं जो कर रहा हूँ सब उनके लिए कर रहा हूँ, राघव ने जवाब दिया और उसके बाद वहां से चला गया था। राघव के जाने के बाद सुकृति वापस सोफे के ऊपर बैठ गई थी। सोफे पर बैठने के बाद उसने होटल की छत की ओर देखना शुरू कर दिया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वो सब कुछ वापस लेकर आऊंगी भाई, जो जगत प्रसाद ने डैड से छीना था। इतना कहते हुए सुकृति ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। एक चीज हम भूल रहे हैं मैडम, रजत ने सुकृति के बगल में पड़े हुए सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा। क्या? सुकृति ने सीधा बैठते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को यह सब पता चलेगा तो? रजत ने सुकृति की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही सुकृति के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया था। उन दोनों की बातों से अभी तक ऐसा लग रहा था कि करणवीर और रिया की फैमिली में कोई पुरानी अदावत थी, जिसका बदला लेने के लिए करणवीर ने सुकृति को सिद्धार्थ के पीछे लगाया था। लेकिन इससे पहले कि करणवीर कोई कदम उठा पाता कि इंस्पेक्टर विदित के हाथों उसकी हत्या हो गई थी। करणवीर के मरने के बाद सिद्धार्थ के साथ ईटानगर से भागी सुकृति ने एक पल के लिए रिया माथुर को छोड़ देने का सोचा था। लेकिन जब उसकी रजत से बात होने लगी और रजत ने उसे याद दिलाया कि करणवीर का असली लक्ष्य क्या था, तो सुकृति ने फिर से रिया माथुर को बर्बाद करने का लक्ष्य बना लिया था। लेकिन इसके लिए उसका सिद्धार्थ के पास से निकलना जरूरी था, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ रहने पर उसके पकड़े जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। इसलिए वो मीटिंग का बहाना बनाकर ईटानगर आना चाहती थी। लेकिन जिस दिन वो इस बारे में बात करने गई, उसी दिन कृतिका लापता हो गई थी और कृतिका के लापता होने के बाद उसकी ये मीटिंग खटाई में पड़ गई थी। लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे खुद से मीटिंग करने जाने के लिए कहा, तो उसकी योजना फिर से मूर्त रूप लेने लगी थी और उसने फिर रजत और राघव के साथ प्लान बनाकर रिया को फंसाने का सोच लिया था। तब की तब देखी जाएगी रजत, अभी के लिए जो करना है उस पर फोकस करो, सुकृति ने जवाब दिया और उसके बाद रजत को आगे के प्लान पर वर्क करने के लिए भेज दिया था। उसके जाने के बाद सुकृति ने अपना फोन निकाल लिया था और उसकी गैलरी खोलकर सिद्धार्थ के साथ बिताए गए यादगार लम्हों की तस्वीरों को देखने लगी थी। वो भले ही अपने भाई के कहने पर सिद्धार्थ को झांसा देने के लिए आई थी, लेकिन जब वो सिद्धार्थ से मिली और उसके बारे में जाना, उसकी निश्चलता और सिद्धार्थ के प्रति उसका अगाध प्रेम देखा, तो वो सिद्धार्थ के प्यार में ऐसी डूबी कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाई थी। करणवीर तक जब उन दोनों के रिश्तों की असलियत पहुंची, तो उसने भी दबे मन के साथ सिद्धार्थ को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जो बहन उसके लिए इतना कुछ कर रही थी, वो उसके प्यार को उससे दूर नहीं कर सकता था। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। सिद्धार्थ सुकृति के प्यार में पड़ चुका था और करणवीर ने रिया की कंपनी में पैसे डालकर उसे हथियाना चालू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक से योगेंद्र सिंह ने आकर उनका सारा प्लान चौपट कर दिया था। जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चले, उस दिन से शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो सिद्धार्थ। लेकिन असलियत यही है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपने भाई को कमाया है। मेरी सच्चाई पता चलने के बाद भी मुझे छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊंगी।
इतना कहकर सुकृति ने सिद्धार्थ की मुस्कुराती हुई तस्वीर को चूम लिया था। सुबह हो चुकी थी। इधर रिया माथुर और अमन दिल्ली पहुंचकर राघव के फोन का वेट कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ सुकृति और रिया के बीच में चल रही इस गुमनाम दुश्मनी से अनजान होकर अभिमन्यु के खेतों की ओर जा रहा था कि तभी उसे अपने सिर में दर्द सा महसूस होने लगा। पहले तो वो दर्द बहुत हल्का सा था, लेकिन फिर अचानक से वो दर्द बढ़ता चला गया और सिद्धार्थ अपना सिर पकड़कर वहीं खेत की मेड़ पर लेट गया था। उसे ऐसे लेटते देखकर उसके आगे आगे फुदकते हुए चल रहे गुल्लू और बिल्लू दौड़ते हुए उसके पास आ गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ को आवाज देनी शुरू कर दी थी, लेकिन सिद्धार्थ को उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। सिद्धार्थ को किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं देने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कानों के आसपास कई सारे हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे हों। उसने अपने कान बंद कर लिए थे। उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी। पहले तो उसकी आंखों का रंग सामान्य था, लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखों का रंग बदलकर सुर्ख लाल होने लगा था। उसकी ये हालत देखकर गुल्लू और बिल्लू दोनों डर गए थे। ऐसा सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि हॉस्पिटल में लेटी देवयानी और रणवीर के साथ मौजूद शक्तिमौली की आंखों का रंग भी लाल हो चुका था। लेकिन उन दोनों की आंखें बंद होने की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ गोली का रूप धरे युवराज रुद्रदेव और अपने आदमियों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढ रहे शिंजो की भी आंखों का रंग लाल हो चुका था। वो सभी लोग एक समान सिर दर्द की वजह से जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। आखिर उनके साथ अचानक से ये क्यों होने लगा था, इसका खुलासा होना बाकी था। क्या था उन लोगों के ऐसे तड़पने का राज? क्या उसका है पारद से कोई संबंध? और क्या रिया माथुर के परिवार और सुकृति के परिवार के बीच चल रही है असली जंग का सच? क्या रिया माथुर को मालूम है इस जंग की सच्चाई? और क्या करेगा सिद्धार्थ जब उसे पता चलेगी सुकृति की सच्चाई? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।